Hello students, I am Ramesh Sharma. I have been teaching English for last 10 years and for the last 1 year I have been teaching English with VMC. Dear students, today I am going to teach you tense. Tense वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है. टेंस का मतलब होता है टाइम. हम टाइम को बताने के लिए टेंस का यूज करते हैं. कौन सी घटना किस समय में घटी थी. हिंदी में इसको काल कहते हैं. जैसा कि आप लोग पढ़ते आए होंगे कि हिंदी में काल क्या होता है. बस वही टेंस और वही टाइम है. इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है समझने का. मैं आप लोगों को इसको इस प्रकार समझाऊंगा कि आप लोगों को लगेगा कि हम तो टेंस को वैसे ही फोबिया मान रहे थे. टेंस तो है ही कुछ नहीं. जैसे सबसे पहले देखिए हमारे पास टेंस 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट, देन पास्ट एंड फ्यूचर. देयर आर 4 पार्ट of every tense. First is present indefinite, second is present continuous, and then present perfect, and finally present perfect continuous tense. Every tense has these 4 parts. Today I am going to tell you present indefinite tense in detail. First of all, we would like to see rules. हाउ द सेंटेंस इज फॉर्म. हमारा सेंटेंस बनता किस प्रकार से है. हमारे सेंटेंस को बनाने का सही तरीका क्या है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस और उसके बाद ऑब्जेक्ट. ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. सेकंड, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं, प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. और थर्ड है हमारा स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अगर हम बात करें समझने की टेंस को, इस टेंस को समझने के लिए हम इसके कुछ नियम जान लेते हैं. सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, जैसे हमारा एक वाक्य है राम स्कूल जाता है. राम स्कूल जाता है. राधा गीत गाती है. मैं संगीत सीखता हूं. हमने देखा कि इन सभी सेंटेंसेस के अंदर ता है, ते है, ती है इस्तेमाल हुए हैं. यानी कि ये जो जाता है, खाता है, पीता है, आता है, जाता है, बताता है, ये क्या कह रहे हैं. ये हमें बता रहे हैं कोई एक्शन जो है वो रिपीट हो रहा है टाइम एंड अगेन. हम एक एक्शन को बार बार कर रहे हैं. यानी कि जो एक्शन बार बार हो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है. आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं. मैंने सबसे पहला एग्जांपल बहुत ही आसान लिया है, जिसमें है राम स्कूल जाता है. राम स्कूल जाता है, राधा गीत गाती है, वे क्रिकेट खेलते हैं, ता है, ते है, ती है. बस यही चल रहा है यहां पर, ता है, ते है, ती है. अब देखना राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल. नोट करने की बात है कितने राम है, केवल एक. दूसरे में क्या है, राधा गीत गाती है, राधा सिंग द सॉन्ग. राधा कितनी है, सिर्फ एक. तीसरे में क्या, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्लेज क्रिकेट. वे कितने हैं, यानी कि एक से ज्यादा ही है वे, तभी क्या है, वे क्रिकेट खेलते हैं. अब हम इन पहले 3 सेंटेंसेस के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या अंतर है. देखिए, राम गोज टू क्रिकेट, यहां पर राम सब्जेक्ट है और गो जाना, गो वर्ब है. इसका हमने एस या यस लगा दिया. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भाई सारा चक्कर इस एस या यस का ही है. अगर आप इस एस और यस को समझ गए ना तो समझो आपको पूरा टेंस समझ आ गया. लेकिन मैं एस या यस है ना, आज आपको दे के ही जाऊंगा, इसको समझ के रहना आप लोग, ठीक है. राधा सिंग अ सॉन्ग, यहां पर राधा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, एक वचन है, और सिंग्स वर्ब है, और जो ये एस है ये इसको बताता है कि राधा सिंगुलर है. दे प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं. यहां पर दे सब्जेक्ट है, ये ज्यादा है, यहां प्लेज है. अब आप यहां पर ये चीज नोट कीजिए
कि मैंने राम अकेला है, राधा अकेली है, इनके साथ यस लगा दिया, साथ एस लगा दिया, ये ज्यादा है फिर भी मैंने एस लगा दिया इसके साथ। इट मीन्स कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई। तो यहां पर गड़बड़ क्या है, ये ज्यादा है तो इसके साथ एस नहीं लगेगा। यहां पर हमारा एक रूल बन जाता है कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जितने भी एक वचन सब्जेक्ट हैं, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का प्रयोग होगा। जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग होगा। जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारा वे है, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ये ध्यान रखने के बाद है कि साथ क्या प्रयोग होगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एस का प्रयोग नहीं होगा। अब हमने देख रहे जितने भी हमारे एक वचन है, सबके साथ एस का प्रयोग होगा। लेकिन यहां पर देखिए, मैं खाना खाता हूं, आई ईट्स नहीं आएगा, ईट आएगा, आई ईट फूड, जबकि शुरू के साथ यहां पर ईट्स होना चाहिए, यहां पर हमें ईट्स नजर आना चाहिए, लेकिन यहां पर ईट्स लिख दिया मैंने, जो कि गलत हो गया। अब देखना, मैंने से ईट हटा दिया, तो ये जो आई है ये नाराज हो गया, कहता है कि मैं, मेरे साथ आपने एस का प्रयोग क्यों नहीं किया। अब देखना रूल क्या बनता है, ये जो एस है ये क्या कहती है हमें, ये कहती है कि भाई बाकी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन ये जो आई है ना, आई, इसका मतलब होता है मैं, इसका मतलब क्या होता है, मैं, और जिसका अंदर मैं होता है उसके अंदर घमंड होता है, और मैं इस घमंडी के साथ इस आई के साथ कभी नहीं जाऊंगी। तो भाई ये एस ने इस आई के साथ जाने से मना कर दिया। अब आप लोग के दिमाग में बिठा लो कि साथ क्यों नहीं गई। या आप यूं समझ लीजिए कि राम अकेला था, राधा भी अकेली थी, अब इन्होंने कहीं बाहर जाना है, तो इनको भाई किसी सहारे की जरूरत तो है। वो सहारा कौन बनेगा, एस या ईएस। ये एस या ईएस राम का डंडा भी हो सकता है, इसकी लाठी भी हो सकती है, इसकी बैटरी भी हो सकती है। ये राम बाहर गया, राम के पिता ने कहा चल बेटा जा दुकान से आज बूरा लेके आए किलो, लेकिन राम ने कहा कि बाहर तो बहुत अंधेरा है, मैं कैसे जाऊं, बाहर कुत्ते भी हैं, पाड़ लेंगे मैंने, ठीक है, और अंधेरा भी इतना मुझे डर लगता है। तो राम के फादर ने कहा कि जा बेटा अपने साथ कोई डंडा और कोई बैटरी ले जा, बैटरी तुझे रास्ता दिखाएगी और डंडा तुझे कुत्तों से बचाएगा। तो भाई ये जो ऐसे है ना, इन्होंने राम के डंडा बैटरी का काम किया, यानी कि इसकी मदद की है। यानी कि जहां पे व्यक्ति अकेला होगा, आप उसको ये डंडा बैटरी यानी कि एस दे दो भाई, ठीक है, ये आपका काम पक्का हो जाएगा। इसी प्रकार आई जो है ये कहता मरने की जरूरत है किसी की, मैं तो परवाह नहीं करता किसी की भी, ना मुझे डंडा चाहिए, ना मुझे बैटरी चाहिए, ना मुझे लाठी चाहिए, मैंने क्या जरूरत है भाई किसी की। तो इसने इसको लेने से मना कर दिया। आप किसी प्रकार को समझ लो कि जो आई है इसके साथ भी एस नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार यहां पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूं, यू ईट फूड। अब आप कहेंगे कि यू भी तो अकेला है, यू भी तो अकेला है, यू के साथ ईट क्यों, एस क्यों नहीं आया। भाई यू का मतलब होता है तू, और तू कौन होता है, जो तू करके बोलता है वो कौन होता है, बदतमीज। तो ये जो एस है तो शर्म आ रही है भाई, इसने साफ कहा कि मैं इस यू के साथ नहीं जाऊंगी, जो मर्जी कर लो मेरा, ठीक है ना। तो यहां भी इसके साथ जाने से इनकार कर दिया, इसलिए हमने यू को भी एस नहीं दिया, यानी कि हम आई और यू के साथ एस नहीं लगाते। बस यही बात समझ लेंगे टेंस के अंदर कि हमने एस किसको देना है, किसको नहीं देना है। यानी कि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आई और यू के छोड़कर सबके साथ हम एस लगाएंगे, लेकिन आई और यू के साथ हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, राधा खाना नहीं खाती है, राधा डज नॉट ईट फूड। यहां पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये एक नया यहां पर रूल्स निकल के आया है कि इस टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, डू और डज का। ठीक इसी प्रकार के
हम देखें तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर केवल डू ही है, लेकिन इसके साथ हमने ईएस लगा दिया और डज बना दिया। अब ईएस से आप समझ गए होंगे कि ईएस किस साथ लगेगी। भाई जहां पर भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पर हम डज का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम केवल डू का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ऊपर यहां पर जहां पर ईएस का प्रयोग है, नेगेटिव में यहां पर डज का हो जाएगा, और जैसे आई है और ये दे है यहां पर हमारा डू का प्रयोग हो जाएगा, यहां पर एस नहीं है। ठीक है, अब देखना, राधा डज नॉट ईट फूड। राधा सिंगुलर है तो हमने साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दी डज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है भाई, डज एचवी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये हमारी V1 है। जहां पर हमारी राधा के साथ, यहां देखो हमने राधा के साथ सिंग्स लगाया, एस लगाया, लेकिन यहां पर हमने एट के साथ एस नहीं लगाया, क्योंकि जो वो एस था वो यहां पर आ गया डज के साथ। क्लियर, समझ आएगा बात हमारी कि यहां पर जो हमारा एस वो कहां पर आ रहा था। अगला सेंटेंस देखिए, वे होमवर्क नहीं करते हैं। दे डू नॉट डू होमवर्क। मतलब यहां पर जो दे है हमारा ये प्लूरल है, और जो डू है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, और यहां पर जो डू है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि दो डू लगा दिए, दो हेल्पिंग वर्ब लगा दी इसके अंदर। नहीं मेरे भाई, ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो ये डू है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है यहां पर। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या पियन घंटी बजाता है? डज पियन रिंग द बेल। यहां पर जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शुरू में करते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट पियन, रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या मैं शोर नहीं बजाता हूं? मैं सिंगुलर से, मैं प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आता है, तो मैं आई जो है कर रहा है डू, डू आई नॉट मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अनॉइज, डू आई नॉट मेक अ नॉइज। तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंस के माध्यम से हमने ये समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या क्या सीखने की जरूरत है हमारे पास। सबसे पहले हमारे क्या चीज सीखनी थी? सबसे मेन था हमारे पास एस या ईएस। आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करेंगे। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम केवल और केवल डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन डू डज के बाद आने वाली हमारी वर्ब की फॉर्म वो केवल फर्स्ट फॉर्म ही होगी। डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और आप अपने कमेंट मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए या फिर मुझसे फोन कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर मैं आपको लिख देता हूं यहां पर बोर्ड पर, 8295869587। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं और मुझे इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। धन्यवाद।